So good morning to all of you. So as if you can remember, last time we have discussed about the elasticity and we have discussed rigid body and all that. So in the last minute or so, I have explained about why I section beams are there, why not rectangular, why glass breaks, which property is behind the glass, like brittleness. Then artificial lag, we use elasticity property to design artificial lags. And then I have a little bit explained about stress and strain, not stress and strain, but I have give you the claims of static equilibrium. So we will continue with the static equilibrium definition. When forces are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium. So here I was trying to explain that what is static equilibrium. Static equilibrium, basically when you apply a force, or suppose this is your body and these are the molecules inside the body, and when you apply a force, then the motion start in the particles only, not in the body. So body is still in static equilibrium. There might be a chance that suppose your body in such a position or location, when you apply the force, then its equilibrium get disturbed. But in this case body is in static equilibrium. So इसको ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की डेफिनेशन आपको बताएंगे. ठीक है. फिर इसमें आपका आएगा डिफॉर्मिंग फोर्स. व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, प्रॉपर्टीज, डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसके अंदर. सो लेट अस स्टार्ट फ्रेश शीट. सो stress and strain, static equilibrium I already explained in last class. Then what is deforming force, restoring force. So deforming force एक बार देख लेते हैं क्या होता है. So इसकी डेफिनेशन, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है. जो फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, ये जो फोर्स है ये टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स, दो इक्वल एंड अपोजिट खिंचाव. जैसे कि ये मेरा बॉडी है, एक बॉडी को यहाँ, इस बॉडी को यहां से और यहां से मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं. ठीक है. सो इन दैट केस इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. वैसे ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वही है, बट इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर इस टाइप की है कि इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जा रहा है. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है. अब ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो इस फोर्स का अंदर से ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपोज भी कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. सपोज करिए यहाँ पर भी पार्टिकल हैं, सब जगह है. ये एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए. सभी पार्टिकल्स, इसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन. बेसिक्स हमारे सेम रहते हैं. जैसे यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी आपका, आप बोल सकते हो कि मैं एक्शन कर रहा हूँ, उससे मेरा रिएक्शन हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स. बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बट होता है. जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो रिजिड बॉडी है वो एक आइडियल बॉडी है. अगर बॉडी को हम रियल बॉडी बोल रहे हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, चाहे आपका माइक्रोन्स में हो या नैनोमीटर में हो या किसी भी फॉर्म में हो, बट होगा, चाहे आप उसको नेग्लेक्ट भी कर दें. ठीक है ना. ये आपका फोर्स है अप्लाइड फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. तो मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख भी देता हूं. रीस्टोरिंग फोर्स शॉर्टकट में लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन. रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज नोन एज स्ट्रेस. अब अगर आप इसको रीस्टोरिंग फोर्स को F से डिनोट कर रहे हैं तो देन इट विल बी F और एरिया हो गया आपका A. देन इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस. सो इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. फोर्स का होता है mL/t-2 मीटर स्क्वायर को लेंथ में आएगा तो L की पावर 2. सो ये हो जाएगा mL-1t-2. नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपने बोला स्ट्रेस की यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक प्रेशर होता है आपका, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे आपको एक इसकी एक जो कंप्लीट डेफिनेशन है स्ट्रेस की वो बताने वाला हूँ, जो कि मैक्सिमम जो ऑनलाइन ट्यूटर हैं वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं. When both have same unit, स्ट्रेस की भी सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्रेशर की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है. आप पॉज करके कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कि इनमें डिफरेंस क्या है. सो डिफरेंस है आपका जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ. डिफरेंस क्या है. स्ट्रेस इज
या इंटरनल फिनोमिना। क्या है ये? इंटरनल फिनोमिना। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इंटरनल फिनोमिना है? क्योंकि जब आपने यहां पर देखा, फोर्स क्या था, आपने बाहर की तरफ लगाया और स्ट्रेस डेवलप हुआ अंदर की तरफ। सो इट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, नॉट इट इज नॉट अ external phenomena, not an external phenomena, it is a internal because it is induced inside the body. but प्रेशर कैसा है? प्रेशर को हमेशा आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक्सटर्नली अप्लाइड। स्ट्रेस कैन नेवर बी अप्लाइड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, इट कैन नेवर बी अप्लाइड, इट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। एंड स्ट्रेस आपका एक्सटर्नल फिनोमिना है और एक्सटर्नली आप इसको अप्लाई करते हैं। और यहीं पर ही मैक्सिमम टीचर्स क्या हैं, यहीं पर मार खा रहे हैं। जो मैंने देखा है, वो वीडियो तो अच्छा बना रहे हैं पर मैक्सिमम टीचर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो मिस कर रहे हैं, और ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप समझाने के पर्पज से इसको ऐसे बोल रहे हैं कि स्ट्रेस इज अप्लाइड ये वो, तो वो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब चीजें डिजाइन होंगी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो एक प्रॉब्लम करेगा। सो इट इज ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट द स्ट्रेस इज इंटरनल फिनोमिना, इट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेदर स्ट्रेस इज अ वेक्टर, स्केलर और टेंसर। आपको इनमें पॉज करके बताना है मुझे कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है या टेंसर है। टेंसर आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि यार ये टेंसर क्या है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। सो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि ये इसकी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई थिंक स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसकी पूरी प्रॉपर फील आनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक फील की चीज है, ना कि कोई रट्टा लगाने की। तो नेक्स्ट, सो ये हुआ आपका टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपका? इसकी इंग्लिश में ही इसका डेफिनेशन छुपी होती है 90% चीज़ों में। नॉर्मल मतलब किसी चीज़ के जो नॉर्मल आपके स्ट्रेस फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स स्ट्रेस इज इंड्यूस इनसाइड द बॉडी। सो ये क्या कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख लीजिए। अभी तक मैं इसी टाइप की बॉडी बनाता रहा हूँ। सो ये जो फोर्स है ये नॉर्मल लग रहा है इसके, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन अगर आप काटेंगे, ठीक है। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर। ये क्या है इस पे? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर मैं इसको बॉडी को लेता हूं और यहां से काट देता हूं, बीच में से काटता हूं, और फिर आप जब साइड से देखते हैं तो उसका एक एरिया आपको दिखेगा। जैसे सपोज करिए ये इतना बड़ा था, ये एक पूरी बॉडी थी, तो मैंने इसको यहां से काट दिया, काटा तो मुझे क्या दिखा? एक सर्किल दिख रहा है। सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? π/4d²। सो इसको बोलते क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो फोर्स जो बात कर रहे हैं नॉर्मल, इसके नॉर्मल जो फोर्स लगेगा तो वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा इनसाइड द बॉडी। सो इस टाइप के स्ट्रेसेस को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये भी आपके दो टाइप के हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। सो ये हो सकता है आपका दो टाइप के हैं ये, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। आपके इनकी अंग्रेजी में ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। टेंसाइल मतलब
खींचना, किसी चीज को खींचना, टेंशन आती है ना दिमाग में, उसी तरह से खिंचाव आ रहा है। सो जब हम टू इक्वल एंड ऑपोजिट, ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है ये टेंसाइल का ही है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल्स अप्लाई करते हैं। सो उसके बेसिस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होता है, क्योंकि ये तो मेरा डिफॉर्मिंग रहता है, ये डिफॉर्मिंग है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स इन अंदर डेवलप होता है दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर मैं अब इसको इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं, अंदर की तरफ को मैं इसको दबा रहा हूं, ये हो गया ये वाली सिचुएशन, अंदर की तरफ दब रही है, ये दब रहा है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। अगेन आप ये भी देख रहे होंगे कि ये भी नॉर्मल है आपका, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू। अब इन्हीं को हम समटाइम्स आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एज वेल। लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये वाली जो मेरी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, और ये वाली डायरेक्शन है एक, अगर इसी सरफेस की मैं बात करूं जो भी आपकी बनाई है इस पे, ये आपकी डायरेक्शन होगी लेटरल डायरेक्शन। दो चीजें हैं, इनका आपको आगे पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हैं, लेटरल क्यों बोल रहे हैं, मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इस डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं और ये वाली डायरेक्शन मेरी लेटरल डायरेक्शन होती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो कॉल these two stresses longitudinal as well। आपने एक चीज नोट की होगी, दोनों ही केस में, चाहे आप ये वाला केस लें ऊपर वाला, जब आप इसको खींच रहे हैं तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा। सो सपोज करिए कि इसकी लेंथ में इतना चेंज आया, जिसको बोल दिया मैंने डेल्टा एल। पहले क्या थी मेरी, ये एल, ये एल है यहां तक, अप टू दिस पॉइंट। पहले केस में जब मैं इसको अंदर की तरफ दबा रहा हूं तो क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज। अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। ये भी डेल्टा एल अंदर की तरफ आ गया। सो यहां पर जो लेंथ चेंज हो रही है, यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। और ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक यूनिट लेस है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, यूनिट लेस क्वांटिटी है, का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल। अगर मैं इसको फिजिकल मीनिंग में देखूं, मटेरियल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। स्ट्रेस क्या है, आपके दिमाग में कई बार स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, दिमाग के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। और स्ट्रेन क्या है, सपोज करिए आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, खिंचाव आ गया, जब हम कहते हैं ना स्ट्रेन आ गया, तो मसल में खिंचाव आ जाता है, वो भी शियरिंग स्ट्रेस होगा आपका। ये तो था आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये होगा मेरा पैरेलल, जस्ट उसका ऑपोजिट कह लीजिए आप, पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू दी बॉडी। सो उस व्हेन यू अप्लाई सच काइंड ऑफ फोर्स, सो उससे जो आपका स्ट्रेस अंदर इंड्यूस होगा दैट विल बी योर शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है आपका, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखे हैं इसके अंदर, ये मैं ऑलरेडी आपको
एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाला ये आपका नॉर्मल का था, ठीक है। अब आपका आता है शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग में जैसे एक बुक है, बुक नीचे से फिक्स है, आपने यहाँ पर हाथ रखा तो उसके अंदर एक पैरेलल है। ये देखिए, ये जो फोर्स है इस सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ठीक है। अब इसका एक सिलेंडर का और एग्जांपल इसके अंदर दिया है। ये नीचे से फिक्स है आपका और ये ऊपर से आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ डेल्टा एक्स इधर मूव हो गया। तो इस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं हम शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि ये एक इसकी टेंजेंट पे भी लगा है, आप इसको टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप बोलूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ। सो ये मेरा एक सिलेंडर है जिसका ये वाला एंड एक तरीके से फिक्स है। तो जब आप इसके ऊपर यहाँ से ऐसे एक तरीके से धक्का दे रहे हैं तो ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एक रिएक्शन भी आएगा इधर। ये एक हो गया मेरा एफ। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं एक दूसरे के और पैरेलल हैं एक दूसरे के, मेन चीज ये है। और ये इसकी एक तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट टेंजेंशियल स्ट्रेस और यू कैन से फोर्स एज वेल। सो इस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं हम टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। अब इस शियरिंग स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि इसमें नेक्स्ट फिगर में दिखाया है, ये एक तरीके से ये वाला जो है आपका, ये तो फिक्स है नीचे वाला, और ये आपका शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। सपोज करिए, थोड़ा सा ड्राइंग गंदा है बट प्लीज मैनेज। ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा भी है, ऐसे जो आ रहा है डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, जो मेरी सिलेंडर की लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ हो गया आपका स्ट्रेन। ये कौन सा स्ट्रेन है, शियरिंग स्ट्रेन। इसको और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इक्वल्स टू tan थीटा, दिस अपॉन में दिस, बिकॉज दिस इज यू कैन से दिस। सो जब आप इसको निकाले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा, और आप इस tan थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। It is also known as bulk stress। अब आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे, और इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क स्ट्रेस। सो बेसिकली ये क्या है, सपोज करिए ये आपकी बॉडी है, इस पे बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। सो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर क्या है, इसकी ये श्रिंक हो गई एक तरीके से बॉडी। ऐसी सिचुएशन कहाँ पे आती है, सपोज करिए आपका एक पानी का बीकर है या बहुत बड़ा वो है एक पूल है, उसके अंदर आप एक बॉडी डालते हैं, तो वो इस सिचुएशन में रहती है, क्योंकि बिकॉज बाहर से वाटर का एक फोर्स उसके चारों तरफ लगता है, ठीक है। तो उसका अपोज वो करती है, तो एक तरीके का स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स वहां पर अप्लाई होगा वाटर के फोर्स की वजह से। और जैसे ही आप इसको पानी से बाहर निकालेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आपको मिलती है। जैसे आप एक बॉल को पानी के अंदर डाल दीजिए किसी भी तरह, तो वो क्या करेगी, अपने एक तरीके से कंप्रेशन मोड में जाएगी बिकॉज ऑफ द वाटर फोर्स और वाटर प्रेशर। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर, जो कि प्रेशर उस पर अप्लाइड है। एंड दैट्स वाई ये एक पानी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज डेल्टा V बाय V। वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
सो ये आपके यहाँ तक फिनिश हो गया। देन हम इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे, हुक्स लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज चाहिए, जो कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, प्रिज्मेटिक बार क्या होती है, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, ठीक है। फिर आपको यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिससे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालते हैं, ठीक है ना, फिजिकली कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस हुक्स लॉ के अंदर। फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आएगा, जो कि यूटीएम से जनरेट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और आपका आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन बेसिस इंडस्ट्री, या आप ये कह लीजिए कि रियल एप्लीकेशन में आप स्ट्रेस को कैसे अप्लाई करते हैं रियल एप्लीकेशन के अंदर। सो आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये इस स्ट्रेस से मैं अपना कंपोनेंट कैसे डिज़ाइन करता हूँ, कि ये पेन है तो मुझे इसको डिज़ाइन करना, अगर बेसिस स्ट्रेस या स्ट्रेन तो मुझे कैसे डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।